हाय एवरीवन, मेरा नाम है सोनू बालोटिया और आज डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है दोस्तों केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो दोस्तों चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर को बेसिक से एडवांस तक पढ़ते चलेंगे विद बेस्ट नोट्स। इससे फायदा यह होगा कि कमजोर बच्चा भी अच्छे से समझ सके। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना, यह मेरी गारंटी है कि इस चैप्टर को आपका गुलाम बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों चैप्टर शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो दोस्तों ये केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं बेसिकली दोस्तों, तो वो देखिए। तो मैंने आपके पास पॉइंट बनाए, प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। भाई ऐसा प्रोसेस हो जिसके अंदर एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको कि हमारे पास जो होता है वाटर, हाइड्रोजन होती है, उसको हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जो हमारे पास बन के आता है वो आता है वाटर। तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ, ये तो था आपका हाइड्रोजन और ये आपका था ऑक्सीजन। तो ये क्या है आपका वाटर, क्या है वाटर। तो भाई हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था और एक नया ही प्रोडक्ट बन गया, तो वो क्या है वाटर। उसी को तो हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस। तो दोस्तों एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू अनदर एलिमेंट। भाई एटम क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, सब्सटेंस बेशक नया बन गया हो कोई अलग नाम का, लेकिन जो एटम थे वही सेम है। इधर भी हाइड्रोजन था तो उधर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं, आप बोलोगे यस सर। इधर ऑक्सीजन था उधर भी ऑक्सीजन है कि नहीं है। तो सेकंड पॉइंट भी क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट क्या है दोस्तों, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन ए केमिकल रिएक्शन। भाई रीअरेंजमेंट हो सकता है, मतलब कि हाइड्रोजन इधर था उधर चला जाए, समझ रहे हो, रीअरेंजमेंट। इधर था उधर चला गया, ऑक्सीजन इधर था उधर चला, मतलब रीअरेंजमेंट हो सकता है एलिमेंट का, लेकिन एलिमेंट चेंज नहीं हो सकता कि हाइड्रोजन की जगह सोडियम आ गया। ठीक है, बिना कैटलिस्ट के। कैटलिस्ट इस रिएक्शन के अंदर यूज किया जाता है, कोई भी रिएक्शन होती है उसके अंदर कैटलिस्ट वगैरह यूज कर आप नया प्रोडक्ट बना सकते हो डिफरेंट एलिमेंट का भी, लेकिन यहाँ पर कोई भी कैटलिस्ट यूज नहीं हुआ, इसलिए जो सेम एलिमेंट है वो सेम ही एलिमेंट प्रोडक्ट में प्रेजेंट होगा। तो अब आप बोलोगे सर आप बार बार बोल रहे हो कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या होते हैं एक्चुअली, ये पूरे चैप्टर के अंदर आपको तंग करेंगे कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट। तो सबसे पहले देखेंगे कि रिएक्टेंट होता क्या है, फिर देखेंगे प्रोडक्ट क्या होता है, फिर चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि रिएक्टेंट क्या होता है दोस्तों। द सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। भाई देखो ये हमारे पास क्या थी, एक केमिकल रिएक्शन, जिसने केमिकल रिएक्शन में भाग लिया। भाई शुरू में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, उन्होंने भाग लिया, तो भाग लेने वालों क्या बोलते हो, रिएक्टेंट। क्या बोलते हो, रिएक्टेंट। क्या बोलते हो दोस्तों, रिएक्टेंट। यानी कि जो केमिकल रिएक्शन के अंदर भाग ले, पार्ट ले, उसको क्या बोलोगे, रिएक्टेंट। और जो बनकर आएगा उसको क्या बोलोगे, प्रोडक्ट। तो आप एक तरीका और अपना सकते हो ट्रिक कि भाई एरो के इस साइड जो भी लिखा होगा वो क्या होगा, रिएक्टेंट, और एरो के उस साइड लिखा होगा उसको क्या बोलोगे, प्रोडक्ट। ये आपकी ट्रिक हुई। तो प्रोडक्ट क्या है दोस्तों, द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। भाई केमिकल रिएक्शन का जो भी रिजल्ट आएगा वही तो प्रोडक्ट होगा। भाई हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो वाटर बना, जो मतलब रिजल्ट आया वाटर, तो जो रिजल्ट आया वही क्या आपका प्रोडक्ट है। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है दोस्तों। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, NH3 प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन दोनों का रिएक्शन कराया और बना रिजल्ट हमारे पास क्या, अमोनियम क्लोराइड, यानी कि NH4Cl। तो ये क्या हमारे पास प्रोडक्ट, और ये क्या है रिएक्टेंट। जिसने रिएक्शन के अंदर भाग लिया वो क्या आपका रिएक्टेंट, और जो बनकर आया वो क्या है दोस्तों आपका प्रोडक्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। What are the different characteristics of a chemical reaction? Following observations helps to determine whether a chemical reaction has taken place। भाई हमें कैसे पता चला गया कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही। कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी इसकी, कुछ तो विशेषता होंगी, तो वही विशेषता हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। तो सबसे पहले हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, चेंज ऑफ स्टेट। भाई स्टेट आपने पढ़ा होगा दोस्तों 9th क्लास के अंदर, हमारे पास 3 स्टेट होती है। क्या होती है, 3 स्टेट। एक होती है सॉलिड, और दूसरी क्या होती है लिक्विड, और फिर तीसरी क्या होती है गैस। वैसे तो 5 स्टेट होती है, लेकिन आपके सिलेबस में 3 ही स्टेट दिखाई गई है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो और लिक्विड को गैस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, ये एक प्रोसेस होता है। तो वो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, जैसे कि सॉलिड को, किसी भी सॉलिड को लिक्विड के अंदर चेंज कर दिया, जैसे कि आइस होती है वो सॉलिड होती है, उसको लिक्विड में चेंज किया जा सकता है, बिल्कुल। तो ऐसे बोल सकते हो आपकी चेंज ऑफ स्टेट। तो सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज ऑफ स्टेट। भाई कुछ भी केमिकल रिएक्शन होती है, कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जिसके अंदर आपकी स्टेट चेंज होगी, तो आप पता कर सकते हो कि ये केमिकल रिएक्शन है। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर आपके पास स्टेट चेंज हो गई तो आप क्या बोलोगे, वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है, ये उसकी विशेषता है। तो आपको पता कैसे चलेगा, एग्जाम्पल को आपको याद करना है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है अमोनिया NH3, आप देख पा रहे होंगे ये रहा NH3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये क्या है HCl। तो ये क्या बना हमारे पास NH4Cl। तो दोस्तों ये अमोनिया होता है। अमोनिया क्या होता है, गैस होती है। क्या होती है, गैस। गैस को आप क्या लिखोगे, G से। अच्छा, हाइड्रोजन क्लोराइड दोस्तों ये भी क्या होती है आपके पास, गैस। गैस को भी क्या लिखते हो, G से। लेकिन हमारे पास जो बनकर आया वो क्या है, अमोनियम क्लोराइड, जो कि क्या होता है सॉलिड। सॉलिड को किससे लिखते हो, S से, यानी कि सॉलिड को क्या लिखोगे, S से सॉलिड, और L से किसको रिप्रेजेंट करोगे, लिक्विड को, और G से किसको रिप्रेजेंट करोगे दोस्तों, गैस को, और AQ आपको लिखा हुआ मिलेगा, उसको क्या बोलते हो, एक्वस। क्या बोलते हो, एक्वस। ये देखो मैं नीचे मेंशन किया है, देख पा रहे होगे आप। S फॉर सॉलिड, G फॉर गैस, L फॉर लिक्विड, AQ फॉर एक्वस। तो अमोनिया गैस रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन क्लोराइड। भाई देखो अमोनिया थी, गैस थी, अच्छा दोस्तों, प्लस किसके साथ हुई, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, तो बनाया क्या, अमोनियम क्लोराइड। तो आप देख पा रहे होगे कि दोस्तों यहाँ पर दोनों चीजें क्या थी, गैस, लेकिन बना क्या, सॉलिड। तो चेंज ऑफ स्टेट हुआ कि नहीं हुआ, गैस से सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हुआ, तो चेंज हुआ ना स्टेट के अंदर। भाई 3 स्टेट थी, गैस से किसमें चेंज हो गया, सॉलिड में। तो चेंज ऑफ स्टेट हुआ तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। पहली विशेषता पता चली कि हम देख सकते हैं कहीं पे भी चेंज ऑफ स्टेट हो रहा होगा तो वहां पर केमिकल रिएक्शन होगी, ये कंपलसरी है। एक विशेषता आपको पता चल गई होगी। अब दूसरी विशेषता हम देखने वाले हैं दोस्तों कि दूसरी विशेषता क्या है, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। दूसरी बोलते हैं दोस्तों चेंज ऑफ कलर। तो दोस्तों चेंज ऑफ कलर क्या है, देखो
सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर, हर जगह ये लाइन लिखेंगे, सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर। वहां पे क्या लिख रहे थे दोस्तों, सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन स्टेट, बस ये लाइन है, यहाँ पे चेंज करना है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, आगे पढ़ने जा रहे हैं तो ये लाइन सेम आएगी हर जगह। आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ, एग्जाम के अंदर पूरा लिखना पड़ेगा दोस्तों, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि हमने देखा कि स्टेट का चेंज होगा तो वहां पे केमिकल रिएक्शन होगा। अब हम दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं कि चेंज ऑफ कलर होगा, भाई कलर भी चेंज हो जाएगा ना तो वहां पर भी केमिकल रिएक्शन होगी, ये उसकी दूसरी विशेषता है। तो आपने देखा कि फेरस है, सॉरी आयरन है Fe, उसको हमने कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 के साथ रिएक्ट कराया तो हमारे पास बनता है फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस कॉपर। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमने देखा कि ये जो कॉपर सल्फेट होता है ये किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, आपको पता होगा, नहीं पता है तो एनसीईआरटी के अंदर देख लीजिएगा, मैं बता रहा हूं आपको, एक जो कॉपर सल्फेट होता है वो बेटा ब्लू इन कलर होता है, और जो आपका फेरस सल्फेट होता है वो क्या होता है, लाइट ग्रीन होता है। क्या होता है, लाइट ग्रीन। तो ये केमिकल रिएक्शन दे रखी है, इसको याद करेंगे, पेपर के अंदर आ जाए तो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर उस एग्जाम्पल को लिखेंगे। तो ये क्या है, आयरन किसके साथ रिएक्ट करा, कॉपर सल्फेट के साथ, बना क्या, फेरस सल्फेट और कॉपर। तो दोस्तों यहाँ पर ये था ब्लू कलर का, लेकिन बना क्या प्रोडक्ट में, लाइट ग्रीन। बताओ चेंज इन कलर हुआ कि नहीं हुआ, चेंज हुआ कि नहीं हुआ, चेंज इन कलर हुआ। तो आप बोलोगे यस सर, तो चेंज इन कलर हुआ तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है दोस्तों। तो यहाँ पे दे रखा मैंने, इफ व्हेन a few pieces of iron added to blue copper sulfate solution the color of solution turns into light green due to formation of ferrous sulfate। तो दोस्तों अच्छे से समझ में आया होगा, अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर या कोई भी इक्वेशन के अंदर अगर हमारा कलर चेंज हो, ठीक है, तो वहां पर उसको हम क्या बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शन। ये इसकी कौन सी विशेषता थी, दूसरी विशेषता थी। कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी थी, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब थर्ड देखेंगे कि अगर कहीं पे इवोल्यूशन ऑफ गैस यानी कि गैस का उड़ना, वहां पे जहां पे भी गैस उड़ेगी वहां पे आप बोल सकते हो कि यहाँ पर गैस रिलीज होगी, उड़ेगी, कुछ भी बोल सकते हो आप, उसको आप बोल सकते हो कि यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन हुई है दोस्तों। तो वही लाइन से फिर से लिखेंगे, सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस। यहाँ पर सिर्फ क्या था, चेंज इन कलर, यहाँ पे क्या जोड़ दिया, इवोल्यूशन ऑफ गैस। भाई बहुत ही आसान भाषा से नोट्स बनाए हैं, अगर कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे चैप्टर समझोगे, पहले चैप्टर को समझो, चैप्टर को समझ लोगे उसके बाद में लैंग्वेज बहुत ही आसानी से लिख सकते हो आप। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि भाई गैस भी रिलीज होगी तो वो भी क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, आप बोलोगे यस सर। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल, भाई Zn जिंक, ठीक है, प्लस H2SO4, जिंक का सिंबल क्या होता है दोस्तों, Zn प्लस H2SO4 लिख सकते हो आप। ठीक है, वो क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो दोस्तों हमने देखा जिंक ग्रेन्यूल्स को हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा जिंक सल्फेट, जो कि एक्वस होगा, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। भाई गैस रिलीज हुई, आप बोलोगे यस सर, तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। अगला देखेंगे दोस्तों, चेंज इन टेम्परेचर। भाई केमिकल रिएक्शन को हम चेंज इन टेम्परेचर से भी देख सकते हैं, भाई हीट रिलीज हुई, हीट एब्जॉर्ब हुई केमिकल रिएक्शन कराते समय, समझ रहे हो। भाई कोई केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जिनको हम रिएक्शन कराते समय उनको हीट देनी पड़ती है, तो वो हीट क्या करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनको हम मान लो कि रिएक्शन करा रहे हैं, उस समय हमने उनको हीट नहीं दी, लेकिन जो रिएक्शन बनने के बाद प्रोडक्ट बनेगा तो वो हीट रिलीज करेंगी। ठीक है, यानी हीट रिलीज करे या एब्जॉर्ब करे तो भी वो क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। तो एग्जांपल देख लेते हैं, सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो एग्जांपल आपके पास दोस्तों है कैल्शियम ऑक्साइड को हम अगर वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, हीट रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। फिफ्थ पॉइंट देखेंगे दोस्तों, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हमने एक वाटर है, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या कर दी, सैंड कर दी, तो सैंड घुलेगी ना, घुलेगी नहीं ना, डिजोल्व नहीं होगी, तो जो नीचे जम जाएगी उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो जैसे कि कहीं पे भी प्रेसिपिटेट बन जाए तो वो भी केमिकल रिएक्शन का संदेश देती है। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड प्लस बेरियम क्लोराइड को रिएक्ट कराओगे आप दोस्तों तो आपके पास बनेगा बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे क्या बना, व्हाइट पीपीटी बना, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा, तो जहाँ पे प्रेसिपिटेट बनेगा वो क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। भाई केमिकल रिएक्शन तो हमने पढ़ लिया, अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। पता चला भाई, अब तक हम पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन, अब बात करने वाले हैं केमिकल इक्वेशन क्या होती है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि मैंने बोल दूं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन की हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास दोस्तों क्या बनता है, वाटर। क्या बनता है, वाटर। ये क्या है आपकी केमिकल रिएक्शन, क्या बोलोगे, केमिकल रिएक्शन। अगर इसी को मैं सिंबल के अंदर लिख दूं, सिंबल पता है, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H2 प्लस ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2, ये क्या बना दिया, वाटर बना दिया। ये क्या होगी आपकी केमिकल इक्वेशन। दोनों के अंदर पता चला, ये ऊपर वाली तो क्या होगी, रिएक्शन, और नीचे वाली क्या होगी, इक्वेशन। बस इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखना है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिख दोगे तो वही क्या होगी, आपकी केमिकल इक्वेशन होगी। जैसे कि ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। भाई वर्ड इक्वेशन भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। द वर्ड इक्वेशन कैन बी चेंज्ड इनटू केमिकल इक्वेशन बाय राइटिंग सिंबल। ठीक है भाई, वर्ड इक्वेशन है, ये वर्ड इक्वेशन भी बोल सकते हो, केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हो। तो वर्ड इक्वेशन है, इस वर्ड इक्वेशन को अगर हम चेंज कर दें किसके अंदर, सिंबल्स के अंदर, तो वो क्या बन गई, आपकी केमिकल रिएक्शन बन गई। तो दोस्तों आगे डिस्कस करते हैं चैप्टर को। तो दोस्तों मैं ये डिस्कस करने वाला हूं कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। भाई केमिकल इक्वेशन दो तरीके होती है दोस्तों, एक होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन और दूसरी होती है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है दोस्तों, डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर इक्वल ऑन बोथ साइड्स। भाई दोनों साइड एटम क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि आपके पास ये क्या है, हाइड्रोजन, इसकी रिएक्शन कराई हमने ऑक्सीजन के साथ, प्रोडक्ट क्या बन गया, वाटर बन गया। सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या लिखा, H2 लिखा कि नहीं लिखा, H2 मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम है, हाइड्रोजन एटम कितने हुए आपके पास, 2। ऑक्सीजन के कितने एटम है इधर रिएक्टेंट में,
तो आप बोलोगे 2 क्योंकि O2 है नीचे, ठीक है। इधर देखो आप, हाइड्रोजन के कितने एटम हुए 2, ऑक्सीजन के कितने एटम हुए, आप बोलोगे 1, जो कि गलत है। मैंने बताया कि नंबर ऑफ एटम इक्वल होने चाहिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर, तो इधर तो हुआ 2 देखो, और इधर भी हुआ 2, हाइड्रोजन तो हो गई इक्वल, लेकिन ऑक्सीजन के एटम इधर क्या है 2 रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में कितने हैं 1 है, तो ये इक्वल नहीं है। ये क्या है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, क्या है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है दोस्तों। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है वो देखेंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर अगर इनको टोटल नंबर ऑफ एटम इक्वल होते तो ये क्या हो जाती है बैलेंस, अगर यहाँ पे इक्वल नहीं है तो ये क्या है अनबैलेंस। दोनों डिफरेंस पता लगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है दोस्तों। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी भाई, यहाँ पे इक्वल नहीं है एटम, तो हम इसका क्या करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। भाई अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी, उसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा, तभी तो स्टेबल होगी इक्वेशन। तो ये आप देखोगे कि यहाँ पे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और H2O, तो इसको बैलेंस कैसे करें कि दोनों साइड एटम इक्वल हो जाए। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना ही क्या होता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। इतनी बात समझ में आई दोस्तों, आप बोलोगे यस सर। तो इसके लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे दोस्तों। स्टेप नंबर 1 आप क्या फॉलो करोगे कि ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला। भाई देखो ये हम बड़ा एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे एग्जांपल लेंगे हम आयरन प्लस वाटर का। तो दोस्तों लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि आयरन था, उसको रिएक्शन कराया वाटर के साथ, हमारे पास प्रोडक्ट बना Fe3O4 प्लस H2। तो स्टेप फॉलो करेंगे हम कि बैलेंस कैसे करेंगे। स्टेप फर्स्ट हम क्या करना है कि जितने भी एलिमेंट थे उनके सबके बॉक्स कर देना है। तो यहाँ पे हमने बॉक्स कर दिया, ठीक है, Fe को बॉक्स कर दिया, H2O को बॉक्स कर दिया, Fe3O4 के बाद मतलब बॉक्स बना दी सबकी। स्टेप सेकंड क्या करना था दोस्तों, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। भाई हम करेंगे कि रिएक्टेंट यानी कि LHS और प्रोडक्ट क्या है RHS। ये क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे इधर एलिमेंट। भाई पूरी रिएक्शन के अंदर एलिमेंट कितने प्रेजेंट है, आप बोलोगे आयरन है, आयरन लिख दिया, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिख दिया, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लिख दिया। पूरी रिएक्शन के अंदर आपको सिर्फ 3 एलिमेंट नजर आएंगे, तीनों लिख दिए। अब नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट्स, भाई रिएक्टेंट यानी कि एरो की साइड LHS में, तो आप देखोगे कि फेरस का एटम कितना है 1, लिख दिया 1। हाइड्रोजन के एटम कितने हैं 2, लिख दिए 2। ऑक्सीजन के एटम कितने हैं दोस्तों 1। सिर्फ हम एरो की इस साइड बात कर रहे थे, यानी कि लेफ्ट साइड बात कर रहे थे। अब नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट यानी कि राइट साइड बात करेंगे हम, जो भी हम बात कर रहे थे कि आयरन, यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं इसके 3 एटम हुए कि नहीं हुए, आप बोलोगे यस सर, क्योंकि Fe3 नीचे 3 लिखा हुआ दोस्तों, इसलिए 3 एटम हो गए। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के 2 एटम हो गए, और ऑक्सीजन की बात करें तो 4 हो गए। इतनी बात आई समझ में, आप बोलोगे यस सर। 2 स्टेप्स में पहले बॉक्स बनाएंगे, फिर नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे LHS के और RHS के, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या करेंगे दोस्तों, स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। भाई उससे स्टार्ट करेंगे बैलेंसिंग करना जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसके पास है यहाँ पे दोस्तों, ऑक्सीजन के पास है। स्टार्ट वहां से करेंगे बैलेंसिंग करना जिसके पास सबसे ज्यादा एटम है। सबसे ज्यादा एटम किसके पास है, ऑक्सीजन के पास है दोस्तों। इट मे बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, वो रिएक्टेंट भी हो सकता है और प्रोडक्ट भी हो सकता है, यानी कि मतलब नंबर ऑफ एटम देखेंगे, ज्यादा रिएक्टेंट के अंदर भी हो सकता है, प्रोडक्ट के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी हो वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे ज्यादा एटम होंगे। तो यहाँ पे देखा हमने ऑक्सीजन में थे, तो एटम ऑफ ऑक्सीजन इनिशियली कितने थे भाई दोस्तों 1 था इनिशियली इन रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट में कितना था 4 था। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो दोस्तों Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2, तो हमने देखा कि ऑक्सीजन इनिशियली कितना था 1 और फाइनली कितना हो गया 4, यानी कि मैक्सिमम देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं मैक्सिमम कितने थे 4। तो ऑक्सीजन से बैलेंस करना शुरू करेंगे। तो इधर 4 था, इधर 1 है, तो इसको 4 से गुणा कर देंगे तो दोनों साइड बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलोगे होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4H2O Fe3O4 प्लस H2। इतनी बात आई समझ में। अच्छा, फिर फोर्थ स्टेप क्या करोगे दोस्तों, फोर्थ स्टेप आपका ये होगा, आपकी रिएक्शन ये बन गई, बनी कि नहीं बनी, भाई बॉक्स के अंदर देखेंगे सबको, बॉक्स के अंदर हमने रख रखा है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, ठीक है दोस्तों। अब फोर्थ स्टेप क्या, पिक अदर एलिमेंट दैट इज नॉट बैलेंस। भाई हमने सबसे पहले मैक्सिमम नंबर वाला बैलेंस कर लिया, अब हम कोई भी अदर एलिमेंट उठा सकते हैं। भाई देखो यहाँ पे हमने रिएक्शन के अंदर देख रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, देखो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो 4 आएगा। अब अगला स्टेप है, हमारे पास जो ऑक्सीजन था वो तो क्या हो गया बैलेंस हो गया। अब हम बैलेंस करने वाले हैं हाइड्रोजन को। तो दोस्तों Fe प्लस 4 टाइम्स ऑफ H2O, ये बन गई थी हमारे पास Fe3O4 प्लस H2। तो दोस्तों देख पा रहे होगे कि हाइड्रोजन 2 है राइट साइड में, और लेकिन लेफ्ट साइड में कितना हो गया 8 हो गया। देखो इनिशियली 8 हो गया, भाई देखो 4 तो मल्टीप्लाई करना है, और हाइड्रोजन के एटम कितने थे 2, तो 8 बने कि नहीं बने, आप बोलोगे यस सर 8 बन गए, लेकिन इधर तो 2 है तो इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा, इसलिए हम राइट साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हाइड्रोजन को, ताकि 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 तो पहले से ही एटम, 4 को 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा 8 होगा कि नहीं होगा, यस सर। ये आपका हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, होगा कि नहीं हुआ। देखो दोस्तों इसको हमने किससे कर दिया 4 से कर दिया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, 2 चीजें बैलेंस हुई कि नहीं हुई, आप बोलोगे यस सर। फिर फिफ्थ स्टेप क्या, भाई हमने हाइड्रोजन भी कर लिया, ऑक्सीजन भी कर लिया, अब एक एटम बचा है, इसको और कर लेते हैं आयरन को। आयरन का लेफ्ट साइड में कितना है 1 और राइट साइड में कितना है 3, तो भाई लेफ्ट साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर दो आयरन को, बात वही है, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया Fe प्लस 4 टाइम्स ऑफ H2O, ये बन गया Fe3O4 प्लस 4 ऑफ H2। आई बात समझ में, आई कि नहीं आई, तो वही था बस सिंपल, और कुछ भी नहीं था। सबसे पहले हमें सबसे ज्यादा वाले एलिमेंट को बैलेंस करना है, उसके बाद में
उससे कम ऐसे चलते रहेंगे और आखिर तक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे दोस्तों। फिर सब कुछ लिखने के बाद में फाइनली चेक द करेक्शन ऑफ द इक्वेशन बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट। भाई 6th स्टेप क्या था कि मैं इनका काउंटिंग कर लेंगे। इधर देखो आप आयरन के 3 है, उधर भी 3 है, अच्छा सही है। इधर हाइड्रोजन के 8 हो गए, 4 × 2, इधर भी 8 है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन की कितने है, इधर 4, इधर भी कितने हैं, 4। बैलेंस हुई कि नहीं हुई केमिकल इक्वेशन, आप बोलोगे यस सर। चलिए आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं अगला टॉपिक, मेकिंग ए केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। दोस्तों पेज नंबर 5 देखो, पेज नंबर 4 तक हमने पढ़ लिया है। पीछे वालों को रिप्लेस कर देते हैं थोड़ी देर के लिए और अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों केमिकल इक्वेशन को हम मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, भाई ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, तो उसको बात करेंगे हम। भाई इन्फॉर्मेशन कैसे देगी कि मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे होगी, मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि हमें केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना है। जैसे कि आप लोग हो, आपको मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाया जा सकता है, आपकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी जाए कि ये बच्चा ऐसा है, ये बच्चा ऐसा है, आपकी सब कुछ आपके बारे में बता दिया जाए। तो उसी तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। द केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर इन्फॉर्मेटिव बाय इंडक्टिंग। किस किस से इंडक्ट करने से हमें मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, हम फिजिकल स्टेट बता सकते हैं उस सब्सटेंस का। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कैन बी इंडक्टेड बाय यूजिंग सिंबल्स। जैसे कि दोस्तों आपके पास होता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, आपके पास क्या बनता है H2O। ये बैलेंस नहीं है लेकिन इसको बैलेंस कर सकते हैं हम लोग। बैलेंस करना मैंने बता दिया था, आप बैलेंस कर लेना। जैसे कि ये हाइड्रोजन है, इसको मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना रिएक्शन को, तो हम लिख सकते हैं ना हाइड्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, बना क्या, लिक्विड H2O वाटर। ऐसे हम उसकी फिजिकल स्टेट लिख सकते हैं साथ में मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए। दूसरा पॉइंट क्या दोस्तों, रिएक्शन कंडीशन। भाई उसकी कंडीशन लिख सकते हैं कि कितना टेंपरेचर देना है, कितना टेंपरेचर नहीं देना, उसके ऊपर कौन सा कैटलिस्ट यूज करना है, कौन सा कैटलिस्ट यूज नहीं करना। जैसे कि द स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ द रिएक्शन लाइक टेंपरेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एक्सेट्रा आर रिटन अबव और बिलो द एरो। भाई एरो के ऊपर हम प्रेशर लिख सकते हैं, उसका हीट लिख सकते हैं, कैटलिस्ट लिख सकते हैं, मतलब जो भी चीज हम यूज कर रहे हैं उस रिएक्शन के दौरान उसके एरो के ऊपर और नीचे लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या था दोस्तों, इवोल्यूशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। इवोल्यूशन ऑफ हीट कैन बी इंडक्टेड बाय राइटिंग प्लस हीट। भाई उस रिएक्शन के अंदर मान लो कि हीट रिलीज हुई, तो आप आखिर में लिख सकते हो प्लस हीट। प्लस हीट का मतलब होगा हीट रिलीज हुई, माइनस हीट का मतलब क्या हुआ, हीट एब्जॉर्ब हुई। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट राइटिंग ऑन एल द एलएचएस। भाई अगर कोई रिएक्शन एब्जॉर्प्शन कर रही है तो उसको हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे, अगर कोई रिलीज कर रही है तो उसको हम राइट साइड में लिखेंगे दोस्तों। तो भाई हीट दो तरीके की होती है, आपको समझ में आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंज द रिएक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। भाई हीट चेंज की वजह से दो तरीके की रिएक्शन होती है, एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरी होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। दोस्तों एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी बाय लाइट और हीट। और एंडोथर्मिक क्या होती है, केमिकल रिएक्शन दैट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होगी जो हीट को रिलीज करे दोस्तों, ठीक है, और जो एंडोथर्मिक होगी वो हीट को एब्जॉर्ब करेगी। मतलब एब्जॉर्ब और रिलीज का मतलब क्या हो दोस्तों, मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसके अंदर हमने रिएक्टेंट लगाया, अगर हम उसको हीट दे रहे हैं तो वो क्या होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर वो अपने आप हीट दे रही है, वो हमको रिलीज कर रही है प्रोडक्ट के अंदर, तो वो क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दोनों रिएक्शन समझ में आए दोस्तों, बिल्कुल बोलोगे। तो हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, भाई आपके पेपर में आता है दोस्तों। एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या आता है, बर्निंग ऑफ कोल। भाई बर्निंग ऑफ कोल हमारे पास क्या है, एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम बर्निंग ऑफ कोल कराएंगे तो हमारे पास हीट आती है कि नहीं आती, हीट रिलीज होगी। तो यानी कि कार्बन को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्टेंट कराएंगे तो हमारे पास जो बन के आएगा वो आएगी कार्बन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड और प्लस में हीट रिलीज हुई कि नहीं हुई, यस सर। दूसरा एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, यानी कि नेचुरल गैस जो बर्न करती है वो भी हमारे पास किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक का। जैसे कि हमने मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर प्लस हीट रिलीज हुई, आप बोलोगे यस सर। तो किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक का। तो एक एग्जांपल हो रहा है दोस्तों, थर्ड एग्जांपल और फोर्थ एग्जांपल, ये किनके हैं, एक्सोथर्मिक के। उसके बाद हम एंडोथर्मिक डिस्कस करेंगे, पहले एक्सोथर्मिक कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रेस्पिरेशन जो हमारा है, ठीक है, रेस्पिरेशन सिस्टम है, वो भी किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक का। चलिए देखते हैं कैसे। वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाउड, यानी कि हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, विच वी गेट फ्रॉम फूड। वो एनर्जी हम कहां से लेते हैं, फूड से लेते हैं। फूड वी ईट ड्यूरिंग डाइजेशन, फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। भाई दोस्तों हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में जो हमारा फूड होता है वो छोटे छोटे कणों में टूट जाता है बॉडी के अंदर जाने के बाद में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। जो हम खाते हैं राइस, पोटैटो कुछ भी खाते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दोस्तों। दीज कार्बोहाइड्रेट्स ब्रोकन डाउन टू फ्रॉम ग्लूकोज देन अंडरगोज स्लो डाउन कंबशन बाय कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन। ये किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है कार्बोहाइड्रेट। और जो ग्लूकोज होता है वो धीरे धीरे कंबशन के अंदर चला जाता है। ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी इन प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ये आपका क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अलॉन्ग विद प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। यानी कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, जो एनर्जी रिलीज होगी वो आपकी क्या होगी, हीट की फॉर्म में होगी। तो वो आपकी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, वो भी आपका क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल हमने देख लिए, तीन एग्जांपल मोस्ट थे, रेस्पिरेशन, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस और बर्निंग ऑफ कोल। अब बात करने वाले हैं दोस्तों एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल क्या है, मैंने नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर हीटेड टू अ वेरी हाई टेंपरेचर अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस, दे कंबाइन टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड अ लॉट ऑफ हीट एब्जॉर्ब। यानी कि नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, तो इतनी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी 300 डिग्री सेल्सियस तक, तब जाकर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनेगा। यानी कि हीट दी हमने दोस्तों, दी ना हीट देने का काम ही क्या कहलाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इतनी बात मैंने आपको पहले समझा दी। दूसरा एग्जांपल क्या दोस्तों, अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हम कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम डाइऑक्साइड के अंदर तोड़ना चाहते हैं तो भी उसको हमें हीट देनी पड़ेगी। ये आपका दूसरा एग्जांपल होगा, लर्न करोगे, एनसीईआरटी का है, पेपर के अंदर आएगा।
उससे अगला डिस्कस करते हैं दोस्तों, डिस्कस करने वाले हैं कि अब केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार की होती है। 5 प्रकार की होती है दोस्तों केमिकल रिएक्शन। देखते हैं कौन कौन से प्रकार के होते हैं, कितने टाइप की होती है। केमिकल रिएक्शन आपके पास 3 टाइप की होती है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या डिकम्पोजिशन रिएक्शन है या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, कैसे पता चलेगा, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल आपके पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। भाई एग्जांपल दूं मैं आपको, यानी कि 2 प्रोडक्ट, कम से कम 2 प्रोडक्ट होने चाहिए, 1 और 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट हो। प्रोडक्ट का मतलब समझ रहे हो, ये वाले सिंगल प्रोडक्ट बनाए, रिएक्टेंट सॉरी 2 रिएक्टेंट, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट बनाए, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन 2 रिएक्टेंट हुए कि नहीं हुए, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, क्या बनाया, सिंगल प्रोडक्ट बनाया। तो सिंगल प्रोडक्ट बनाने का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर्मेशन जैसे कि एग्जांपल देखने वाले हैं इसके, फॉर्मेशन ऑफ सेलेक्ट लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस सेलेक्ट लाइम रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जैसे कि क्विक लाइम, उसको हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे दोस्तों, तो हमारे पास क्या बनता है, सेलेक्ट लाइम। भाई प्रोडक्ट एक बना, हीट तो रिलीज हुई कि नहीं हुई, हीट का कोई वो महत्व नहीं है। यहाँ पे प्रोडक्ट एक बना, रिएक्टेंट कितने थे, 2। तो ये एग्जांपल किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। जैसे कि सेलेक्ट लाइम होता है दोस्तों, वो एक व्हाइट पाउडर होता है, इसके बारे में कुछ डिस्कशन किया गया है एनसीईआरटी के अंदर कि व्हाइट पाउडर होता है विच इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल। वॉल के अंदर व्हाइट वॉश करते हुए हमारा क्या होता है, सेलेक्ट लाइम होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हेन अप्लाई टू वॉल्स रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट इन एयर। भाई कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेता है दोस्तों टू फॉर्म ए थिन शाइनिंग लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स ऑफ द हाउस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाइट वॉशिंग। भाई सेलेक्ट लाइम था, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, तो हमारे पास क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और प्लस में वाटर। और दूसरा एग्जांपल क्या है दोस्तों, हमारे पास बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल भी हमारे किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, यानी कि 2 से ज्यादा रिएक्टेंट सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाए, 2 या 2 से ज्यादा, भाई 2 भी हो सकते हैं या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, तो यानी कि 2 रिएक्टेंट हुए, प्रोडक्ट क्या हुआ, सिंगल। थर्ड एग्जांपल क्या है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। भाई वाटर का फॉर्मेशन है, वो भी क्या हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। जैसे कि H2 प्लस O2 वाटर बनाया, ठीक है, 2 रिएक्टेंट हुए, प्रोडक्ट क्या हुआ, एक हुआ। आगे डिस्कस करते हैं हम दोस्तों डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। भाई देखो एक बात बताना भूल गया मैं आपको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई एक प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्लस 2 रिएक्टेंट हमारे पास क्या बना देते हैं, एक प्रोडक्ट बना देते हैं, ऐसे लिख सकते हो आप लोग। भाई 3 भी हो सकते हैं, ABC, तो उसको आप C लगा दोगे, मतलब प्रोडक्ट एक ही बनना है, रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं। दूसरी बात करने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो दोस्तों डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। भाई सॉरी, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, प्रोडक्ट लिख दिया, यहाँ पे क्या आएगा, रिएक्टेंट। भाई एक सिंगल रिएक्टेंट, क्या एक सिंगल रिएक्टेंट है 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर टूट जाए, उसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय अप्लाइंग हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। भाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम कैसे बना सकते हैं, उसके लिए हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, तो हमें जरूरत पड़ती है हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, तीनों चीज की जरूरत पड़ेगी, तभी हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर ऑफ 3 टाइप्स। भाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी 3 टाइप की होती है। पहले होती है थर्मल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरीड आउट बाय हीटिंग, ठीक है, मैंने बताया था ना अभी, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी से हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन करा सकते हैं। तो जो हीट से होगी उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसको हमें हीट देने की जरूरत पड़ेगी उसको क्या बोलोगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। और जिसे आपको लाइट देने की पड़ेगी उसको आप क्या बोलोगे, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, वो आगे देखेंगे। तो यहाँ पे हीट देनी पड़ी दोस्तों, देखो फेरस सल्फेट था, उसको हीट दी, एक सिंगल रिएक्टेंट था, मैंने क्या बोला, सिंगल रिएक्टेंट कई सारे प्रोडक्ट्स के अंदर टूट जाए, उसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या था, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट किसी एक प्रोडक्ट के अंदर आ जाए, और यहाँ पे क्या है, एक प्रोडक्ट कम से कम एक रिएक्टेंट कम से कम 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर टूट जाए। तो यहाँ पे देख पा रहे होगे आप फेरस सल्फेट, किसके अंदर टूटा, फेरस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हीट देंगे उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप की होती है, पहली चीज क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसको हम हीट देकर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराएंगे उसी को तो थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। यहाँ पे देखो होगा एग्जांपल आपने। दूसरा देखो डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो दूसरा एग्जांपल क्या है, लाइमस्टोन आपके पास, उसको अगर आप हीट करोगे तो क्विक लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर टूट जाएगा। फिर डिकम्पोजिशन ऑफ लेड लाइट्राइट, ये आपके एग्जांपल है, इनको आप याद करोगे। सेकंड क्या आपका, फोटोलाइसिस और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, पहला तो हमने पढ़ लिया थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसको हम हीट देते हैं। यहाँ पे क्या देना पड़ेगी हमें, लाइट, ठीक है। तो यानी कि जो हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है उसको अगर हम लाइट देंगे तो हमारे पास टूटेगा सिल्वर प्लस क्लोरीन, यानी कि 2 से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर टूटा कि नहीं टूटा, 2 या 2 से ज्यादा, यानी 2 प्रोडक्ट के अंदर टूट गया, तो ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है सारे। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, यहाँ पे भी देख पा रहे होगे आपके पास सिंगल रिएक्टेंट है, 2 प्रोडक्ट के अंदर टूटा कि नहीं टूटा, इसको हमने सनलाइट दी इसलिए इसको क्या बोलोगे, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, क्या बोलोगे, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। अगला पेज डिस्कस करते हैं दोस्तों, पेज नंबर 9 दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। थर्ड टाइप क्या है उसका, पहला हमने पढ़ लिया था थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा हमने पढ़ा फोटोलाइसिस और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन में हमने क्या दी, हीट दी, और फोटोकेमिकल के अंदर हमने क्या दी, लाइट दी, और इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर आप क्या दोगे, इलेक्ट्रिसिटी। मैंने आपको 3 चीज बताई थी, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी देने पड़ेगी, उसको क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। तो ये एग्जांपल आपके पास, वाटर को अगर आप इलेक्ट्रिक करंट दोगे तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के अंदर टूट जाएगा। तो ये आपका क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल थे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपके पास 3 तरीके की थी, पहली थी थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरी थी फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन और थर्ड था इलेक्ट्रोलाइसिस। अब थर्ड बात करने वाले दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, यानी कि अब बात करने वाले हैं कि A प्लस BC, माने कि 2 रिएक्टेंट थे, इसको हमने AC प्लस B कर दिया। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे
ए ने किसको रिप्लेस कर दिया, ए ने बीसी में से बी को डिस्प्लेस कर दिया, ए ने बीसी में से बी को डिस्प्लेस किया कि नहीं किया, अलग कर दिया, उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जांपल आपको देंगे तब समझ में आएगा। When a more reactive element displace another less reactive element from its compound, it is called displacement reaction। भाई कोई भी ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा, उसी को तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर याद करना पड़ेगा दोस्तों, भाई कौन सा ज्यादा मोर रिएक्टिव और कौन सा ज्यादा लेस रिएक्टिव एटम है, तभी तो याद करोगे, तभी तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर पाओगे। तो उसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। कैटरीना ने कार मांगी एल्टोजेन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर प्लेटेड ओडी, यानी कि कैटरीना के मतलब पोटासियम, सोडियम यानी कि ने सोडियम, Na सोडियम, कार सी यानी कि कैल्शियम, ऐसे आप इनको याद करेंगे। ये ट्रिक आपको याद होगी, ये आपको रिएक्टिविटी याद हो गया तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर सकते हो। जैसे कि मैंने आयरन का कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करवाया तो आपके पास बना फेरस सल्फेट प्लस कॉपर सल्फेट। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि आयरन ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। अब देखो आयरन Fe आपको कहीं नजर आ रहा है, ये रहा, ये आयरन आ गया, ठीक है, आयरन है। और दूसरा हमने किसको डिस्प्लेस किया, कॉपर को डिस्प्लेस किया दोस्तों, कॉपर से ऊपर है कि नहीं, तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया। जो ज्यादा मोर रिएक्टिव है वो लेस वाले को रिप्लेस कर देगा। यहाँ पे ज्यादा क्या है, आयरन, लेस क्या है, कॉपर को रिप्लेस कर दिया, अलग कर दिया, वही क्या आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छे से समझ में आया दोस्तों, यानी कि ये ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, ऊपर वाले ज्यादा मोर रिएक्टिव है, नीचे वाले लेस रिएक्टिव है। दूसरा एग्जांपल हम देखने वाले हैं कि जिंक को हमने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराया, तो अब आप देखोगे कि जिंक ऊपर है या कॉपर ऊपर है इस रिएक्शन ऑर्डर के अंदर। आप देखो जेड ऊपर है, कॉपर नीचे, यानी कि जिंक ज्यादा मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, तो कॉपर को रिप्लेस कर देगा। देखो यहाँ पे कर दिया, अलग कर दिया कॉपर को, भाई ज्यादा रिएक्टिव था तभी तो किया। ये एग्जांपल किसका है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है। इसी तरीके से आप इसका कर सकते हो लेड का, भाई लेड ऊपर है और दूसरा कॉपर नीचे है ना, तो लेड कॉपर को रिप्लेस कर देगा, यहाँ पे भी कर दिया थर्ड एग्जांपल के अंदर। तो ऐसे एग्जांपल आपको याद करने होंगे मोर रिएक्टिव के। अगली बात करने वाले हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है दोस्तों। डबल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर दोनों को डिस्प्लेस करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को डिस्प्लेस कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर AB प्लस CD को हमने AC प्लस BD कर दिया, यानी कि यहाँ से A से B रिप्लेस हो गया, यहाँ पे C आ गया, और C यहाँ पे C रिप्लेस हो गया, यहाँ पे B आ गया। इसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वहाँ पे सिंगल डिस्प्लेस हो रहा था, एक एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा था, यहाँ पे दो एलिमेंट डिस्प्लेस होंगे, तो उसको क्या बोलोगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। The reaction in which two compound react by an exchange of ions to form two new compounds is called displacement reaction। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सोडियम सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड, यहाँ पे आपके पास बन गया बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। इन द रिएक्शन ऑन एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस, भाई एक्सचेंज हुआ आयंस का। द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ SO4 टू नेगेटिव और Ba2 पॉजिटिव। तो आपको बता दें डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, दोनों एलिमेंट डिस्प्लेस हो जाएंगे। अब बात करने वाले दोस्तों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, भाई क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। भाई दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही एक प्लेस पर हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, रिडक्स रिएक्शन। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, फिर बात करेंगे रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, फिर बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, तीनों बात करेंगे। तो भाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है दोस्तों, कोई एलिमेंट है मान लो A, वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है, यानी कि ऑक्सीजन को ले रहा है, तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है पहली बात। अगर वो हाइड्रोजन को लूज कर रहा है तो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है, ऑक्सीजन को गेन करेगा तो भी ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन को लॉस करेगा तो भी ऑक्सीडेशन। द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू ए सब्सटेंस, भाई ऑक्सीजन ऐड हो, द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम ए सब्सटेंस, दोनों चीज बताई थी मैंने आपको, हाइड्रोजन को लॉस करे और ऑक्सीजन को गेन करे। द प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस लूज इलेक्ट्रॉन को लूज करे। थर्ड, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। आपके पास कॉपर है, बोलोगे यस सर, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई, यहाँ पे देखोगे कि आपके पास ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो ये क्या है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। भाई ऑक्सीजन ऐड हुई कि नहीं हुई, आप बोलोगे यस सर, ऑक्सीजन को गेन किया, ऑक्सीजन को गेन करेगा वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है दोस्तों। देखो दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे कि अगला एग्जांपल देखो, जिंक प्लस ऑक्सीजन करोगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन को गेन किया, तो ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पूरी एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो अपने आप रिएक्शन याद हो जाएंगे, कोई भी उठा के पिकअप कर देना, उसके अंदर सेट होती हो, मैंने बता रखा है। वही आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या थी, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बनाए, तो जितनी भी रिएक्शन है जो दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बनाती है वो सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है, ठीक है। अब देखो ये भी आपके पास ऑक्सीजन का गेन कर रहा था, यहाँ पे देखो H2S प्लस Cl2, यहाँ पे क्या किया, हाइड्रोजन का लॉस हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों, दो हाइड्रोजन थे, यहाँ पे सिर्फ एक बचा है, तो हाइड्रोजन का भी लॉस हो या ऑक्सीजन का गेन हो, दोनों ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। अगली बात करते हैं दोस्तों, रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है। यहाँ पे उल्टा होगा ऑक्सीडेशन का, वहां पे क्या कर रहे थे हम, ऑक्सीजन को गेन कर रहे थे, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन का गेन और ऑक्सीजन का लॉस हो, तो क्या है आपके पास रिडक्शन रिएक्शन, उसका विपरीत।
ठीक है। द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड टू ए सब्सटेंस, भाई हाइड्रोजन ऐड हो और ऑक्सीजन लॉस हो। द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, बात वही है, मैंने अभी बता दी थी आपको ऊपर छोटी सी लाइन के अंदर, दोनों के अंदर समझा रखा है, उसको सिर्फ वर्ड के अंदर लिख रखा है। द प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस गेन इलेक्ट्रॉन, कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन करे तो वो क्या है आपका रिडक्शन रिएक्शन है। भाई अब दो चीजें बात करने वाले हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। दोस्तों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं दोस्तों जो गिव्स ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीडेशन और रिमूव हाइड्रोजन। द सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर हमें ऑक्सीजन मिले और हाइड्रोजन को रिमूव कर दे, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आपको ये नहीं पता कि एजेंट क्या होते हैं, मान लो इसके अंदर कोई कैटलिस्ट यूज किया गया, आगे समझ में आएगा जब हम और चैप्टर्स पढ़ेंगे। कैटलिस्ट यूज किया जाता है, उसके अंदर एरो के ऊपर लिखा जाएगा, उसको अंदर कुछ होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कुछ होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, तो उसके लिए आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे, जो ऑक्सीजन को तो गिव करेंगे और रिमूव कर देंगे हाइड्रोजन को। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, इसका उल्टा है, हाइड्रोजन को तो गिव्स करेंगे और ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे। रिडॉक्स रिएक्शन अभी बताया था मैंने, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का दोनों प्लेस एक साथ हो जाए, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो और रिडक्शन रिएक्शन भी हो, दोनों एक साथ होंगे तो उसको क्या बोलोगे, रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे देख पा रहे होगे आप कि यहाँ पे देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ, ये क्या है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे हाइड्रोजन लॉस हुआ कि नहीं हुआ, ये रिडक्शन। देखो रिडक्शन के अंदर क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन गेन हुआ, ऑक्सीजन लॉस हुआ, दोनों साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ दोनों रिएक्शन टेक पार्ट कर रही है, तो उसको क्या बोलोगे, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलोगे, रिडॉक्स रिएक्शन। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन ए एवरीडे लाइफ, भाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन के हमारे डेली लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं, कुछ एग्जांपल है दोस्तों, पढ़ते हैं, पेपर के अंदर पक्का आता है। कोरोजन, कोरोजन मतलब जंग लगना। द फिनोमिना ड्यू टू विच ओपन सरफेस ऑफ मेटल आर स्लोली ईटन अवे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर वाटर एंड केमिकल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरोजन। बता दिया मैंने आप। आयरन आर्टिकल आर शाइनिंग, भाई कोई भी हम आयरन की वस्तु खरीदते हैं वो नई होती है, ठीक है, साइन करती है, लेकिन कुछ दिन के बाद में उसके ऊपर जर लगना शुरू हो जाता है। क्यों होता है, बट गेट कोटेड विद ए रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फ्रॉम सब्सटेंस। द प्रोसेस ऑफ कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। कोरोजन होता है आयरन का जो कोरोजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। द रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। उसके अंदर आपके पास क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है, यानी कि उसके अंदर हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन प्लेस करती है। ब्लैक कोटिंग ऑन है सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, एग्जांपल थे, कोई दिक्कत नहीं है। सम मेथड टू प्रिवेंट कोरोजन आर पेंटिंग इलेक्ट्रोपेलेट। भाई हम कोरोजन को कैसे बचा सकते हैं, आपने देखा होगा गर्मियों के अंदर कूलर होता है, उसके अंदर हम लोग पेंट करते हैं, क्यों करते हैं, कोरोजन से बचने के लिए, बस वही है, बचाव भी लिखा है इसके अंदर। इफेक्ट ऑफ कोरोजन, इफेक्ट क्या पड़ता है कोरोजन का, भाई कोरोजन कैन डैमेज टू कार बॉडीज, जो हमारी गाड़ीज होती हैं उनको डैमेज कर देता है, बाहर खड़ी रहती हैं तो, ठीक है। ब्रिजेज, जो हमारे लो के ब्रिजेज होते हैं उनको डैमेज कर देता है। आयरन रेलिंग, जो घर पे लगाते हैं आयरन रेलिंग, वो भी डैमेज हो जाती है। एंड ऑल मेड अप ऑफ मेटल, जितने मेटल के एलिमेंट बनते हैं वो सब लगभग के अंदर कोरोजन लग जाता है कुछ टाइम के बाद में। कोरोजन ऑफ आयरन इज ए सीरियसली प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कोरोजन आयरन का। एवरी ईयर स्पेंट मनी टू परचेज आयरन आइटम्स, भाई हमें बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है आयरन कि जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उनके ऊपर, क्योंकि हर साल डैमेज हो जाते हैं कोरोजन के, जैसे कि कूलर हुआ, मतलब बहुत सारे घर के अंदर जो डेली लाइफ के अंदर यूज होता है। कोरोजन वीकनेस द आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स। अब बात करने वाले रेंसिडिटी, द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन ए फूड रिजल्टिंग इन चेंज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। अब बात करने वाले द मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन, बस धीरे धीरे कोई ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल की चीज में वो हमारे पास क्या कर देता है, धीरे धीरे उसके अंदर स्मेल कर देता है खाने के अंदर। जब भी खाने के अंदर स्मेल होगी उसको क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। भाई हमारे पास क्या क्या मेथड है कि हम रेंसिडिटी को बचा सकते हैं। एडिंग एंटी ऑक्सीडेंट्स टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स, भाई ये कुछ इसके एग्जांपल है। पैकिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स इन नाइट्रोजन गैस, भाई हमने देखा होगा कि जो हमारे पास कुरकुरे आते हैं, कुछ भी आता है आइटम जैसे कि स्नैक लाइट, टकाटक, जितने भी कुरकुरे आते हैं सबके अंदर हमारे पास देखा होगा कि फुली हुई आती है वो पैकेट, उसके अंदर हमारे पास नाइट्रोजन गैस होती है। दोस्तों हम सोचते हैं कि हमारे को कंपनी ज्यादा दिखा रही है कि ज्यादा हमारे पास टकाटक कुरकुरे हैं, लेकिन नहीं, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है ताकि वो कुरकुरे रेंसिडिटी का शिकार ना हो जाए। तो कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर, हम रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज को यूज करते हैं ताकि खाने के अंदर स्मेल ना हो जाए। स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, व्हेन फूड इज स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर देयर इज लिटिल एक्सपोजर टू ऑक्सीजन ऑफ एयर, हेंस ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल प्रिवेंट इन फूड स्लो डाउन। भाई ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो खाना खराब ही नहीं होगा, इसलिए हम टाइट कंटेनर के अंदर रख देते हैं। स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, भाई लाइट से बचा कर रखोगे तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अदर चैप्टर के आपको नोट्स चाहिए, या फिर आपको मैथ की क्लास चाहिए, या फिर एसएसटी का आपको एनिमेशन वीडियो चाहिए, यानी कि एसएसटी के प्रॉपर नोट्स और प्रॉपर क्लास चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे प्लेलिस्ट के ऊपर जाकर सारी वीडियो देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। जय हिंद, जय भारत,